Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Am I audible, बेटा? Screen visible है आपको? Yes, sir. लॉज ऑफ मोशन चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है और मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ स्क्रीन में। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है रिलेटेड टू ईच टॉपिक। हर टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बोला है कि आपको पीडीएफ इसका पीडीएफ जो है प्रिंट आउट लेके रख लेना चाहिए। अगर आपका एग्जाम का नेचर मल्टीपल है तो आपका दोनों फायदे हो जाएंगे। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी होगी और साथ में आपका जो पेपर है सीबीएसई का एमसीक्यू बेस्ड नवंबर और दिसंबर में जो आएगा, फर्स्ट टर्म होगा, उसके लिए आपको फायदा मिलेगा। तो आपको मल्टीपल करने पड़ेंगे और अभी आपने प्रैक्टिकल किया, सॉरी पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, अब उसके मल्टीपल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है आपको? Yes, sir. Question number 1, when a passenger takes a turn, when bus suddenly takes a turn, the passengers are thrown outwards. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसेंजर बस में रेस्ट पे होते हैं, रेस्ट पे, राइट? बताइए फिर रीजन। इसने बोला इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन इज द राइट ऑप्शन। व्हाई? पैसेंजर जो है रेस्ट पे है, सीधा स्टेट मोशन में है, राइट? पैसेंजर बस सडनली जो है टर्न लेता है तो क्या होता है? पैसेंजर रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू बस, सडनली टर्न लेगा तो वो मोशन में आने की कोशिश करेगा, बॉडी मोशन में आने के। तो अगर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यही है लॉ ऑफ इनर्शिया, और रेस्ट पे ही है। और इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, लेकिन बस के कारण जो है सडनली वो आउटवर्ड थ्रो किए जाते हैं। तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी इसको बोलते हैं। ओके बेटा, ठीक है? रिप्लाई करना है हर क्वेश्चन के साथ। प्रॉब्लम नंबर 2, ए पर्सन, कॉपी पेन ले लो, साथ साथ में कैलकुलेशन भी करते, कुछ कुछ लिखते भी जाया करो, नहीं तो लिखना भूल जाओगे किस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी throws a ball vertically up into air, the ball falls. बताइए, पढ़ो क्वेश्चन को। ओपन कार में जो है पर्सन बैठा हुआ है और जो है बॉल को थ्रो करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो बॉल फॉल करती है। ऑप्शन भी लिखी है, जस्टिफाई करना है। उसने बोला एग्जैक्टली इन द हैंड। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बॉल भी मोशन में है, बॉल मोशन में है, पर्सन भी मोशन में है, दोनों मोशन में है, तो दे आर बोथ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू कार, तो एग्जैक्टली उसके हाथ में गिरेगी। ओके, राइट, ये इसका रीजन है। ये देखो एग्जैक्टली रीजन ये दिया गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर सेम फॉर द बोथ, राइट? जब कार मूव कर रही है, ओपन कार, ये कार है, पर्सन बैठा है और बॉल को थ्रो करता है, तो इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर्सन की और इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, दोनों क्या है? सेम है। ओके बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी। यस सर। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम नंबर 3 जो है, dm by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपके सिलेबस से कट गया है कॉन्सेप्ट। ये
उसमें रॉकेट propulsion का कॉन्सेप्ट है ये dm/dt, तो फोर्स का ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इसको करना हो तो कर लें, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई करिकुलम में ये टॉपिक नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रॉकेट propulsion का है, ठीक है, रॉकेट जो आपके सिलेबस में नहीं है, करना होगा तो कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 4, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg फॉर 10 सेकंड। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और मास है 20 kg फॉर 10 सेकंड। चेंज इन मोमेंटम इज, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लगा लो। चेंज इन मोमेंटम आएगा इम्पल्स से। इम्पल्स क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू टाइम, ये था ना इम्पल्स का फॉर्मूला। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आपने आर्टिकल किया था कि नहीं किया था, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम इनटू इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन फोर्स दिया गया है मेरे पास 10 न्यूटन और टाइम दिया गया है 10 सेकंड, राइट। तो इट इज इक्वल टू 100 यूनिट इसके लिख लें आगे, ये मोमेंटम के या इम्पल्स के। इसके यूनिट ये भी हो जाएंगे न्यूटन इनटू सेकंड, ये भी हो जाएंगे। अगर न्यूटन सेकंड भी लिखा हो तो ये 100, राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे ये क्वेश्चन करने हैं आपने। अब मैं कोई और पीडीएफ लेता हूं जो लास्ट वाले टॉपिक आपने किए थे। प्रॉब्लम नंबर 88 देखिए, दिख रही है आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 88 बेटा? बोलो बोलो, रिप्लाई करो। Yes, sir. बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F such that the block shown in the arrangement does not move। मैक्सिमम फोर्स आप कितनी लगाओगे कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की गई है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मास, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 1/2√3, ये चीजें दे रखी है। तो ये क्वेश्चन समझो पहले। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F such that the block shown in the arrangement does not move, मूव नहीं करेगा, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में। तो इसको जो है थोड़ा सा आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को, फोर्स लग रही है आपके ऊपर, ये फोर्स लग रही है, तो इसको, इसका डायग्राम बनाएं। अगर दिस इज फोर्स, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज ब्लॉक, this is a force F, making an angle 60 degree with the horizontal। तो ये फोर्स लगी इसके ऊपर। अब मुझे इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट ये आएगा, ये एंगल बोला है किसी ने थीटा है, और ये फोर्स लग रही है। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आया बेटा, बताइए जरा, ये वाला कंपोनेंट कितना आया?
बोलिए। ये फोर्स लग रही है, ये कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है इस फोर्स को। कितना कंपोनेंट है इसका? एफ कोसाइन थीटा नहीं आया? रिप्लाई करो, अरे रिप्लाई करो। ये वाला कंपोनेंट एफ कोसाइन थीटा नहीं है? यस सर। Yes, sir. अब ये वाला कंपोनेंट क्या है? सर एफ साइन थीटा। F sin theta. अगर इसका मास m है तो इसका वेट डाउनवर्ड नहीं आया mg। जब ऑब्जेक्ट ये एफ cos थीटा की डायरेक्शन ये है, एफ कोसाइन थीटा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो आया फ्रिक्शन आया ना, फ्रिक्शन। ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब इसने क्या किया है, बोलता है फ्रिक्शन, इसी की डायग्राम बना रखी है। एफ कोसाइन 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है, वेट में एफ साइन 60 डिग्री ऐड कर रहा है। वेट में एफ साइन 60 डिग्री इसने क्यों ऐड किया, बताओ जरा। अच्छा, इसको देख लेते हैं पहले। एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो ये है एफ कोसाइन 60 डिग्री, एफ कोसाइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू आर, नॉर्मल एक्शन को बोला ये। तो इसका ये कंपोनेंट ऐड हो रहा है नीचे। इसको देखते हैं इसने कैसे ये कंपोनेंट किया है। दोबारा बनाऊं जरा इसकी डायग्राम में। ये देखिए, दोबारा देखते हैं इसको। ये ब्लॉक है, अगर ये लगाई इसने फोर्स, ये है फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अगर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो रहा है 60 डिग्री, ये फोर्स लगाई। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये कंपोनेंट कैसे ऐड किया है इसने नीचे। तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एंगल भी क्या हुआ बेटा, बोलो जरा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हुआ, थीटा हुआ। ये समझ आ गया? 60 degree. सर थीटा। फोर्स की डायरेक्शन ये दे रहा है ये, तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। यहां से कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। ये वाला कंपोनेंट क्या बना, एफ कोसाइन 60 डिग्री अलोंग थीटा साइड, अलोंग ये अलोंग थीटा साइड। और नॉन थीटा साइड क्या बना, एफ साइन 60 डिग्री। F sin 60 degree. और इसका ये देखो, वेट आया नीचे वाली साइड, एम जी अलोंग डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन आया अप। अब ये डायग्राम गलत क्यों हुई, ये वाली डायग्राम भी हमने बनाई थी, ये रॉन्ग इसलिए। यहाँ पे मुझे मुझे मेरी फोर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, मुझे फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए इसने यहाँ से रिजॉल्व किया कंपोनेंट में। ये वाला थीटा एफ कॉस थीटा, तो ये वाला आया एफ साइन थीटा, राइट। तो इसकी ये ठीक है, ओके बेटा। तो ये वाला ऐसे रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है बेटा, ओके। यस सर। अब तो सीधा ही है। अब मैं लिखूंगा, और इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये, तो डायग्राम से क्या मिलेगा आपको, फोर्स। आई नो दैट एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये तो हमें पता है। और स्मॉल एफ किसके बराबर है, एफ कॉस 60 डिग्री के बराबर है कि नहीं है। एफ कोसाइन
60 डिग्री के बराबर है इज इक्वल टू म्यू एज इट इज नॉर्मल रिएक्शन डायग्राम से आर अपवर्ड फोर्स आर इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस एफ साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा mg प्लस एफ साइन 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है बेटा? 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है बोलिए? 1/2 है ना? अरे रिप्लाई करो, 1/2 होता है ना? यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपके पास 1/2√3। ब्लॉक का मास ये दे रखा है √3 इंटू ग्रेविटी प्लस एफ साइन 60 डिग्री। एफ साइन 60 डिग्री होता है √3/2। √3/2। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। हमारे हमसे फोर्स पूछा गया है F/2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रूट से ये कट जाएगा G/2 प्लस 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 √3 से फिर आगे √3 कट जाएगा और F/4 बचेगा। F/4 तो F/2 माइनस F/4 इज इक्वल टू G/2। 4 आ गया एलसीएम, 2F माइनस F इज इक्वल टू G/2। 2F माइनस F दैट इज F डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू G/2। So F is equal to 4G/2। F is equal to 2 that is equal to 2G। G का वैल्यू मैं 10 ले लूं तो इट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। आंसर ओके बेटा? यस सर। तो ये मुश्किल नहीं होते क्वेश्चन, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम मुश्किल लगेगा, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं होगी। Question number 90. A body of mass 10 kg is lying on a rough plane inclined at an angle of 30 degree to the horizontal and coefficient of friction is 0.5. The minimum force required to pull the body up an inclined plane. Up and inclined plane, अब याद कीजिए वो आर्टिकल, जब inclined plane अप पे हमने आर्टिकल किया था, यहाँ पे आपको फोर्स का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। याद है कुछ? ये इंक्लाइंड प्लेन फिजिक्स है, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये एंगल दिया गया है इसने 30 डिग्री। एक ब्लॉक है आप जाता है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। इक्वेशन बार बार नहीं बना सकते आप पेपर के टाइम, आपको इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी। तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on rough horizontal surface है, ये ऊपर वाला है। ये ब्लॉक ऑफ मास 10 kg lying on a rough plane inclined at an angle 30 degree to the horizontal and coefficient of friction, the minimum force required to pull the body
अप इन द अप डायरेक्शन में इसको पुल करना है, खींचना है इसको अप डायरेक्शन में, ऐसे करोगे आप, इधर लगाओगे अप्लाइड फोर्स, कितनी फोर्सेस लगेगी इसके अंदर, देखो इतनी सारी फोर्सेस लग रही है। ये एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी 30, ये बन जाएगा mg कोसाइन 30। एम आई राइट? रिप्लाई कीजिए। Yes, sir. और ये वाला कंपोनेंट बनेगा mg साइन 30। जब आप अपवर्ड फोर्स लगाओगे इसको अप पुल करने के लिए, तो डाउनवर्ड बैकवर्ड साइड में फ्रिक्शन आएगा, दोनों सरफेस के पैरेलल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, और इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, तो अब मैं बार बार इक्वेशन नहीं बना सकता, हर बार नहीं बनाऊंगा मैं, अभी तो बना दूंगा इस आर्टिकल में। आपको इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इक्वेशंस फ्रेम कीजिए। अब यहां से मुझे फोर्स निकालना है। देखो F किसके बराबर हो गया, स्मॉल f फ्रिक्शन प्लस mg साइन 30। और F इज इक्वल टू फ्रिक्शन किसके बराबर होता है बेटा, म्यू आर के बराबर। Yes, sir. Yes, sir. म्यू आर प्लस mg साइन 30। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी डायग्राम से, आर इज इक्वल टू mg cos थीटा। mg cos थीटा, आर की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे, F इज इक्वल टू म्यू mg कोसाइन थीटा प्लस mg साइन 30। mg आ गया बाहर ब्रैकेट से, कैपिटल F कितना बचा आपके पास, mg आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, म्यू कोसाइन थीटा प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री साइन थीटा, ये भी 30 डिग्री है। फोर्स इज इक्वल टू, मास दे रखा है मेरे पास, मास कितना है, कितना मास है, 10, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.5, कोसाइन ये एंगल 30 डिग्री है, कोसाइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा, कोसाइन 30 डिग्री बोलो, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2। सो फोर्स बनेगा नेक्स्ट इक्वेशन में, यहाँ डिवाइड में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, इट इज ओनली 9.8 ब्रैकेट 5√3 डिवाइड बाई, ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट नहीं आ गया, डिवाइड बाई 2, ये पॉइंट हटा दिया नीचे 10, तो 20 बन जाएगा प्लस 1/2, और आपके पास सॉल्यूशन करके ये कुछ आ जाएगा 91.4। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन ये रहेगी। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको पता लग रहा है कितना टाइम लगता है फिजिक्स में, तो इसको लाइटली ना लें, इसके लिए टाइम लगाएं, जितना टाइम लगाओगे उतने सुखी रहोगे, टाइम नहीं लगाओगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी।
प्रॉब्लम नंबर 82 देखो, अब आप नोटिस कर रहे हो कितने मल्टीपल होते हैं एक क्लास में। 10 मिनट बचे हैं सिर्फ। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज केप्ट ऑन द फ्लोर। इसका मास 2 kg है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.4 है। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये दोनों रेस्ट पे हैं। इफ a force of F is equal to 2.5 Newton applied on the block, अगर आप ये फोर्स लगा रहे हो 2.5 Newton on the block, the frictional force between the floor and block is, फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है अभी। तो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा? इसका वेट mg डाउनवर्ड और r अपवर्ड, दैट इज इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना इजी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास दिया गया है 0.4, मास इसका दिया गया है 2 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू आप 9.8 ले सकते हो। अब ये सॉल्व करके 4/10 पॉइंट हटा दिया हमने, इंटू 2 इंटू 9.9 पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, डिवाइड बाई 10। तो ये कुछ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? ये कुछ आ जाएगा 7.84। इसका आंसर आ जाएगा 7.84। ठीक है बेटा? यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 83। ए ब्लॉक ऑफ मास 100 kg इज रेस्टिंग ऑन अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 200 kg। इसका मास बी का मास 200 है और इसके ऊपर ये रेस्ट कर रहा है। As shown in the diagram, a horizontal rope is tied to the wall and hold। A को रेस्ट पे है, इसके साथ ये रोप लगी हुई है। The coefficient of friction between A and B is 0.2। A और B के बीच में जो coefficient of friction है ये है A और B। जब ये B को फोर्स लगाओगे तो इन दोनों के सरफेस में बीच में फ्रिक्शन आएगा। दैट इज कितना बोला इसने? 0.2। While the coefficient of friction between B and ground, यहाँ B और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन म्यू जो है वो जो है 0.3 है। ये थोड़ा सा ज्यादा है, राइट? द मिनिमम फोर्स F टू स्टार्ट मूविंग द बी को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगेगा? तो इसके लिए द फ्रिक्शनल फोर्स विल वर्क ऑन द ब्लॉक बी ब्लॉक पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स कर लगेगी? बताइए, फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी मुझे। ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया गया? बिल्कुल सिंपल है। बताएगा कोई या मैं सॉल्व कर दूं? बोलो बोलो। देखो मास ए के लिए देखो मैं तो इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है ऐसे, और इसका वेट है नीचे। मास ऑफ ए इंटू ग्रेविटी, और फ्रिक्शन है इधर FAB। तो फ्रिक्शन होता है म्यू आर के बराबर। फ्रिक्शन AB मेरे पास कितना आ गया? R कितना है बेटा? mg मास ऑफ A इंटू जी। इतना समझ में आया? रिप्लाई करो पहले, रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। अब दूसरी सिचुएशन देखो मैं, अगर जब ये दोनों ब्लॉक जो है एक दूसरे के ऊपर हैं तो सिचुएशन ये है, जो डाउनवर्ड है
दोनों अब एक ही ब्लॉक बन गया, तो इसका मास कितना होगा? इसका मास है, टोटल मास हो गया ma, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, और इसका वेट बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, और अपवार्ड मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन आर। ओके, ठीक है। Yes, sir. Yes, अब sir. F इज इक्वल टू म्यू आर होता है। F, ये नीचे वाला फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये ग्राउंड और इसके बीच में फ्रिक्शन जो है, इसके और बीच में बॉडी बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है, दैट इज इक्वल टू म्यू आर। कितना है मेरे पास? ये एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी इंटू ग्रेविटी। तो दो फ्रिक्शन हो गई ये और ये। तो जब ये चलेगा तो टोटल फोर्स लगाई आपने यहाँ, एक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, एक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, दोनों फ्रिक्शन बैकवर्ड है। एफ ए बी, एफ बी और ग्राउंड, तो दोनों फ्रिक्शन का सम हो गया टोटल एफ, और इधर हो गया अप्लाइड फोर्स एफ। अब क्या करेंगे? अप्लाइड फोर्स टोटल फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, टोटल फ्रिक्शन जो है दोनों को ऐड कर लूंगा मैं, एफ ए बी फ्रिक्शन प्लस एफ बी और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इधर कितनी बनी? एफ, दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगा, इसकी और इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे पुट की गई है, यहाँ पे सारी वैल्यूज, और आंसर आपके पास ही आ जाएगा कितना फोर्स लगेगा इसको मोशन के लिए। ओके बेटा, बताइए बताइए जल्दी। Yes, sir. तो इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ये सुन के नहीं होंगे। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, आप आराम से सुन रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं आना आपको, ब्लैंक हो जाना, और पेपर में फिर ये ऑप्शन मल्टीपल में एक ऑप्शन रहेगी आपके पास, फिर आप बोलोगे कि अब क्या करें। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम नंबर 17 देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो आपको बहुत करवाए गए हैं। प्रॉब्लम नंबर 17, एक मिनट, 17 का डायग्राम ऊपर रह गया, और ले लेते हैं, दिखेगा नहीं डायग्राम। ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन मुश्किल होंगे, कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, थियोरेटिकल होंगे, इजी होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल 23 सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। करिए इस क्वेश्चन को, लिखिए, सब कुछ दिया गया है, सॉल्व कर दो इसको। टाइम इज लेस देन 1 मिनट, क्लास भी ऑफ होने वाला है। तो आज आप ऐसा करें कि ये सारे के सारे चैप्टर के जितने भी मल्टीपल हैं सबको करें। एक बार बैठोगे मल्टीपल करने तो एक टाइम में 10 से मल्टीपल होते हैं, 10 से ज्यादा हो नहीं पाते, 10 भी बहुत ज्यादा होते हैं, अगर ढंग से करने हो तो 5 ही होते हैं। लेकिन मल्टीपल में ऐसा है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दोबारा आपको भूलेगा भी नहीं कभी। चलो सॉल्व करो इसको जल्दी जल्दी। मेरी दूसरी क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा अब इमीडिएटली 9:40 पे, 9:40 हो गए हैं।
दैट्स ऑल। ओके बेटा, कर लोगे ना अब?